नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। मैं आपका दोस्त आकाश दास फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, कभी ना कभी या फिर कक्षा 5वीं 6ठी में आपने ये तो ज़रूर पढ़ा होगा कि पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। इसका मतलब कि पेट्रोल को तरल सोने से कंपेयर किया जाता है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का रेट पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्य में 100 के करीब पहुंच गए हैं, 100 रुपये के करीब पहुंच गए हैं। तो हम आज इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, इसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले ये वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम आगे भी जुड़े रहें और नए चीज़ सीखते रहें। तो चलिए गाइस, बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम इसको कुल 5 पॉइंट में डिवाइड करेंगे, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग को ये चीज़ तो पता ही होगा कि कैसे पेट्रोलियम बनता है, उसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है और उसके क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स हैं। फिर भी हम इसको थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे, इसलिए हमने इसको पॉइंट नंबर 1 पे रखा है। दूसरे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे OPEC क्या होता है, ये किस प्रकार की संस्था है, क्या काम करता है, कब एस्टैब्लिश हुआ, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा आज रखेंगे। तीसरे पॉइंट पे हम ये देखेंगे कि कैसे पेट्रोलियम ग्लोबल मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। चौथे पे जो विषय छूट गए हैं हम उसको कवर करेंगे। और पांचवें पॉइंट्स टू पॉन्डर में हम लोग ये देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन है, क्या कदम, क्या स्टेप्स उठा के हम जो आज चीज़ें चल रही हैं, जो पेट्रोल और डीजल का रेट इतना हाई चल रहा है, हम उसको कैसे नॉर्मलाइज कर सकें। तो चलिए पहले पॉइंट पे चलते हैं, हमारा पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन एंड इट्स बाय प्रोडक्ट। अगर हम विकिपीडिया का डेफिनेशन देखें तो ये बताता है कि पेट्रोलियम, ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल, इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग येलोइश ब्लैक लिक्विड फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बीनीथ द अर्थ सरफेस। तो ये उसका जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हो गया बीनीथ द अर्थ सरफेस। तो मेनली हमको पेट्रोलियम मिलता है सी बेड में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। तो एक्चुअली गाइस, क्या होता है कि समुंदर के अंदर जो जीव मर जाते हैं वो जाके सी बेड मतलब समुद्र तल में जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही जीवों के डेड बॉडी नीचे समुद्र के तल पे वो एक लेयर बनाते हैं। साल भर साल, 1000 साल के बाद वो एक लेयर बन जाता है और उसके ऊपर बालू, मिट्टी, पत्थर, ये सब एक आस्तरण, एक लेयर बनाते हैं और वो लेयर बहुत ही थिक होने लगता है। उसके बाद उन बॉडियों में जो हाइड्रोकार्बन्स उनके बॉडी में होते हैं वो एक केमिकल चेंज होके पेट्रोलियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो गाइस, मैंने आपको ये नॉर्मल सी चीज़ें बता दी कि कैसे पेट्रोलियम होता है, ये आपको पता था। अगर हम एक्सट्रैक्शन के बारे में थोड़ा जानें कि कैसे होता है, तो जैसे इसमें लिखा है कि ट्रेडिशनल मेथड इंक्लूडिंग ड्रिलिंग एंड पंपिंग एट लिक्विड स्टेट ऑब्टेन थ्रू वेलबोर एंड पाइपलाइंस। तो इसमें नॉर्मली यही है कि ड्रिलिंग करके, पंपिंग करके पहले क्या किया जाता है कि पहले लोकेट किया जाता है कि कौन से एरिया में, कौन से जगह पे ये पेट्रोल पहले है, उसका जगह पहले लोकेट किया जाता है। उसके बाद एक ड्रिलिंग किया जाता है, समुद्र तल के अंदर ड्रिलिंग किया जाता है और उसमें एक पाइप अंदर डाल के पेट्रोलियम को ऊपर निकाला जाता है। इसी तरह से ये नॉर्मल चीज़ है। बट आजकल क्या हो रहा है, ये लोकेट करने के लिए पेट्रोलियम और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे नए मशीनरी आ गए हैं
उसके बहुत सारे नए नए प्रोसेस आ गए हैं। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, नया वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों इसके बाई प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपको इधर मिल जाएगा फ्यूल्स, गैसोलीन, डीजल एंड पेट्रोल तो वो है ही, पैराफिन वैक्स, टार, एस्फाल्ट कंक्रीट, ये सब आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें बहुत सारे परसेंटेज, मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज़ समान इसमें मिलेगा। सो वो अलग अलग, जैसे कि गैसोलीन आपको ज़्यादा मिलता है, जो गैस के फॉर्म में जो मिलता है 46% अराउंड रहता है। डीजल एंड अदर फ्यूल्स, मतलब डीजल एंड पेट्रोल अराउंड 26 to 30% रहता है। ये तो एक पाई चार्ट दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें अदर लुब्रिकेंट है, हैवी फ्यूल ऑयल है, एस्फाल्ट कंक्रीट है, जेट फ्यूल है, ये सब इसमें इंक्लूड है। ओपेक की बात करें तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो कि 15 देशों को लेके बनी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अंगोला, अल्जीरिया और गैबन, कुवैत, कतर, इराक, लीबिया, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, यूएई, 15 कंट्री हैं ये लोग। और इसी 15 के बीच में ईरान और वेनेजुएला ये सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बनाई गई थी। और चलिए आपको मेरे को ये बताना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों ओपेक में जो कंट्री आते हैं वो ही खाली पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी कंट्री भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बात क्या होती है कि बाकी कंट्री जो एक्सट्रैक्ट करती हैं पेट्रोलियम, वो उन्हीं के देश में खपत हो जाती है, तो उनको बाकी के देशों में से, ये ओपेक कंट्री में से उनको इंपोर्ट करना होता है। और ये जो कंट्री हैं इनका बहुत ज़्यादा, ये लोग पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं। इनका जो मेन रेवेन्यू है, इनका जो मेन जीडीपी जो है इनका, ये सब इसी से होता है। एक चीज़ मैं इधर क्लियरली मेंशन कर देना चाहता हूँ कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने जो बताया था कि पेट्रोलियम सी बेड में जो समुद्र तल में बनता है, तो वो मैंने एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाया था कि कैसे समुद्र तल में एक लेयर बनता है, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर एक लेयर बनता है, केमिकल चेंज होते हैं एक्सट्रीम प्रेशर एंड ऑक्सीजन के एब्सेंस में। लेकिन पेट्रोलियम लैंड एरिया में भी बनता है, भूभाग में भी मिलते हैं। तो आप कमेंट में ये मत लिखने बैठिएगा कि आपने ऐसा बोला कि लैंड एरिया में नहीं बनता, ऐसा नहीं है, बनता है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारा इंडिया का असम का दिग्बोई है, सी एरिया में देखेंगे तो बॉम्बे हाई है, तो यही सब चीज़ें हैं। इस पॉइंट में हम 4 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, 4 सब पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि कैसे ग्लोबल मार्केट के ऊपर पेट्रोलियम का इन्फ्लुएंस रहता है। तो इसमें पहला पॉइंट ये बोलता है कि द स्वोलन ऑयल प्राइसेस ऑलवेज ट्रेम्बल द इकोनॉमी ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्रीज। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि बढ़ता हुआ प्राइस कैसे इंडिया का इकोनॉमी को, इंडिया के हर जगह पे 100 रुपये पहुँच गए हैं, तो कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है, ये आपको बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। दूसरे पॉइंट पे चलेंगे तो इट सेट्स द इंटरनल रिलेशन अमॉन्ग कंट्रीज। ये क्या है, मतलब अगर इंटरनल कंडीशन, जैसे कि ओपेक कंट्री जो है, जो ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, उनसे अगर हमारा लिंक, हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा तो ये हमको इजीली सूटेबल प्राइस में पेट्रोलियम मुहैया करा सकते हैं, तो हमारा इकोनॉमी भी थोड़ा स्टेबल रहेगा। तो दूसरा पॉइंट यही बोलता है, इट सेट्स द इंटरनल रिलेशन अमॉन्ग कंट्रीज। तीसरा पॉइंट ये है, गुड सोर्सेस फॉर गवर्नमेंट टू जनरेट रेवेन्यू। कैसे, मान लीजिए कि गवर्नमेंट को $5 प्रति बैरल के हिसाब से पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट, और उसी चीज़ पे अच्छा खासा टैक्स आपको
दे के अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। तो ये एक अच्छा रिसोर्सेस है गवर्नमेंट का कि वो जो पेट्रोलियम जिन इंपोर्टिंग जो कंट्रीज़ हैं उनसे अच्छा लिंक बना के कम पैसे में इंपोर्ट करके उसको टैक्स लगा के अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, लिंक्ड विद द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट सो ऑन। मतलब कि अभी आपने देखा होगा कोरोना में क्या हो गया कि जब सब लॉकडाउन लग गया तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एकदम से ठप मतलब बंद हो गया। तो अगर मान लीजिए कि पेट्रोल का प्राइस अगर कम हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेट्रोल व्हीकल में जाना पसंद करेंगे, तो ऑटोमोबाइल ज़्यादा उसकी बिक्री होगी, ज़्यादा लोग खरीदेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा होगी, तो उसका जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है हमारा ऑटोमोबाइल्स का उसको भी इन्फ्लुएंस करती है। इस स्लाइड में हम ये बात करेंगे कि कैसे लिक्विड गोल्ड पेट्रोलियम मतलब कैसे पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड से कंपेयर किया जाता है। तो इसके 4 रीज़न मैंने इधर दिखाए हैं कि कोविड-19 लॉकडाउन इफ़ेक्ट। मतलब समझते हैं, जब लॉकडाउन हो गया था पूरे दुनिया में सब कुछ बिजनेस बंद हो गया था, उस टाइम पे जो पेट्रोलियम जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ थे उस टाइम तो सब कुछ बंद हो गया था, तो पेट्रोलियम की उतनी ज़्यादा खपत नहीं हो रही थी, तो कंट्रीज़ इंपोर्ट नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। उन जो रेवेन्यू आ रहा था जो ओपेक के कंट्री का उनका एकदम से बंद हो गया था। तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम जो मुनाफा उनको होना था, जो रेवेन्यू आना था उस टाइम नहीं आया, तो लॉकडाउन के बाद मतलब अभी वो लोग एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन शुरू कर रहे हैं। मतलब उनको जितना एक्सपोर्ट करना चाहिए, उनको जितना एक्सपोर्ट करना चाहिए वो उतना नहीं कर रहे हैं, वो जानबूझ के कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि पेट्रोल का रेट बढ़ेगा। तो ये है फर्स्ट रीज़न। सेकंड में हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ट्राई टू हैबिचुएट द पब्लिक फॉर ग्रीन एनर्जी। अभी पूरे वर्ल्ड की जितने कंट्रीज़ हैं ये ट्राई कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। और विश्व में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस थोड़ी हाई रखा जाए, तो लोग धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे, जो बैटरी कार है उसकी तरफ शिफ्ट होने लगे। आजकल तो मार्केट में आने भी लगी है नए नए ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज वेलकमिंग टेस्ला टू मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया रेदर देन चाइना। आप लोगों ने ये तो सुना होगा इलन मस्क की टेस्ला कंपनी जो कि इंडिया में इधर एशिया में अपना जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो खोलने वाली है। तो उनके सामने 2 ऑप्शन है, इधर चाइना और इंडिया। एक चीज़ है, चाइना ने अपना ये व्यू अपना पॉइंट रखा है कि इंडिया में जो है वो स्किल वर्कर नहीं है, उतना ज़्यादा स्किल वर्कर नहीं है। मतलब इंडिया में उतने स्किल वर्कर नहीं हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में टेस्ला को इंडिया में प्रॉब्लम फेस किया जा सकता है, और जो इंडिया के पब्लिक हैं वो उतने हैबिटुएट नहीं हैं बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को, उनको खरीदने के लिए उतना एक्सपेंस नहीं कर सकते। ये पॉइंट रखा है चाइना ने। लेकिन नितिन गडकरी साहब ने भी अभी अपना एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर टेस्ला अपना मैन्युफैक्चरिंग हब इधर इंडिया में अगर खोलते हैं तो उनको बहुत सारा सब्सिडी दिया जाएगा। उसके अलावा जो हमारे पोर्ट हैं, जो बंदरगाह हैं, उसी जगह पे उनको जगह जो लैंड एक्विजिशन है उधर किया जाएगा। फोर्थ है हाई टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो मान लीजिए इधर मैंने जैसे एक एग्जाम्पल पे दिया है
कि 29.34 रुपीज़ पर लीटर में बेस प्राइस है ऑयल का, और जो फ्रीट है मतलब जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो 0.37 पैसे। तो इसको जोड़ दिया जाए, अब ये इंडिया में आ गया 29.34 प्लस 0.37। अब क्या होगा, प्राइस चार्ज टू डीलर्स, जो एक्साइज ड्यूटी है ये लगेगा 29.71 एंड 32.98, ये दोनों वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स और एक्साइज ड्यूटी लग गया। ये क्यों लगा, क्योंकि जो पेट्रोलियम है, जो लिक्कर अल्कोहल है, ये सब जीएसटी के अंडर नहीं आते, इसके लिए इस पर एक एक्साइज ड्यूटी और वैट लग गया। ये है मेन रीज़न। फिर नेक्स्ट डीलर कमीशन 3.69, उसके बाद वैट लग गया आपका 19.92। तो टोटल जो चीज़ 29 रुपये 34 पैसे में मिल रहा था वो आपके हाथ में आते आते 86.30 पर लीटर बन गया। ये है उसका एक्चुअल। इसमें आप देख सकते हैं पेट्रोल प्राइसेस एज ऑफ मतलब 17 फरवरी को भारतवर्ष में कौन कौन से राज्य में पेट्रोल का कितना रेट था। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 98 करीब पहुंच गया है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया हुआ है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं रूलिंग पार्टी कौन कहाँ पे क्या है। इस स्लाइड में आप ये देख सकते हैं कि फ्यूल टैक्सेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब कौन से देश में कितना फ्यूल के ऊपर टैक्स लग रहा है। जैसे देखिए सबसे ज़्यादा इंडिया में 69.3, देन इटली, फ्रांस, जर्मनी, इनका आप लोग देख सकते हैं, फिगर इन परसेंटेज में है, देख सकते हैं। तो जैसे पिछली स्लाइड में आपने ये देखा कि ये देखिए, तो मेन इसमें जो पैसे बढ़ जा रहे हैं, मतलब 29 रुपये में आपको मिल जाएगा बेस प्राइस में जो है, लेकिन ये दो चीज़ हैं, आपका वैट हो गया, आपका एक्साइज ड्यूटी हो गया, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसमें आप इस स्लाइड में आप देख लीजिए कि इंडिया का जो है जनवरी 2020 में पर लीटर 1.03 यूएस डॉलर, मतलब करीब करीब मान लीजिए 75 से 80 रुपये के बीच में जनवरी 2020 मतलब एक साल पहले ये प्राइस चल रहा था। लेकिन जनवरी 2021 में पर डॉलर कितना है 1.1, मतलब 80 से 85-87 रुपये के बीच में मिल गया। मतलब कितना चेंज हुआ, 13.6% उसका चेंज आ गई। जबकि बाकी जगह पे आप देख सकते हैं चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, यूके, ये जो है क्रूड ऑयल पर बैरल पर लीटर में यूएस डॉलर में 0.72 चाइना में था, 0.7 मतलब -1.4 उसका डिक्रीज़ हुआ, नीचे गया। क्यों? इसका रीज़न हम ये दे सकते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ था तो हम लोग उस टाइम पे इंपोर्ट तो कर रहे थे ऑयल, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंडिया के पास स्टोरिंग कैपेसिटी उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा कि आपके पास देखने को मिल जाएगा यूएसए के पास, चाइना के पास। अगर हमने उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करके बहुत ही कम रेट में, जिस टाइम पे $1 $2 पे चल रहे थे, तो उस टाइम पे अगर हम उसको इंपोर्ट करके अगर अभी स्टोर करके रखे होते तो हम ये जो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन जो ओपेक कंट्री ने शुरू किया है, इसको हम आराम से मात दे के अभी नॉर्मल पे चल रहे होते। नीचे आप इधर देख सकते हैं एक्साइज ड्यूटी पे देख सकते हैं, ये जो पेट्रोल है 26.6% ये था 2020 जनवरी में 26%, अब बढ़ा के कर दिया गया है 37.1%। डीजल पे वैसे ही 23.3% था, वो बढ़ा के कर दिया गया 40% कर दिया गया है। और दोस्तों इसमें और एक रीज़न भी हम बता सकते हैं, जैसे कि मैं आपको स्लाइड में लेके चलता हूँ। हाँ, आप इसमें देख सकते हैं जैसे ईरान हो गया, मेनली हम लोग इंडिया 16% ईरान से, सऊदी अरेबिया से 18% का हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो जो है कि
अभी कुछ टाइम पहले यूएस में इलेक्शन हुआ तो जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए। जो ट्रम्प थे, जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, वो एंटी ईरान थे एक तरफ से। तो उन्होंने बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे थे ईरान और वेनेजुएला पे। तो वो किसी कंट्री को, वेनेजुएला और ईरान, किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट ऑयल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो बाइडेन थोड़े सॉफ्ट हैं, तो इनसे इंडिया बात करके वो अगर सैंक्शन हटा दें तो ये कारगर साबित हो सकता है। और हम जो अभी अगर ईरान और वेनेजुएला के ऊपर जो अभी सैंक्शन लगा है, इसके लिए वो लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी जो कंट्री रह गए, जो बाकी जो 13 कंट्री 10 कंट्री जो भी हैं रह गए, वो एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन शुरू कर रहे हैं। मतलब कम वो लोग ईजाद करके ज़्यादा प्राइस उसको बना रहे हैं, कम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्राइस उसका बनेगा। तो इसके लिए इंडिया को एक स्टेप लेना चाहिए कि जो सैंक्शन है अमेरिका से, यूएसए, जो बाइडेन से बात करके इसको कम कर सके, हटा सके। अभी हम अपने लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं, जिसमें हम लोग बात करें क्या क्या सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो पहले पॉइंट पे जैसे कि गवर्नमेंट शुड डिमिनिश द एक्सेस एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। सो हमने जैसे पिछले स्लाइड में देखा कि जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ा दिया गया है, 37% एंड 40% बढ़ा दिया गया है डीजल एंड पेट्रोल के ऊपर 2021 में एज़ कम्पेयर टू 2020। तो उसको थोड़ा अभी कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। मेक एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक एमओयू साइन करना चाहिए ओपेक कंट्री के साथ, एक अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। मतलब उनके साथ ये एक नेक्सस बनाना चाहिए कि कि जैसे चाइना की तरह कि आप हमको एक फिक्स रेट पे ऑयल परचेज करेंगे, ना कि इससे कम, ना कि इससे ज़्यादा। तो इस पे हम एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। हमें हमारे देश की इकोनॉमी में कोई भी उथल पुथल नहीं हो सकती, मतलब उतना वोलाटाइल नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, रिमूवल ऑफ सैंक्शन फ्रॉम वेनेजुएला एंड ईरान टू एक्सपोर्ट ऑयल। तो यूएसए से बात करके आपसी बातचीत से यूएसए सैंक्शन जो है वेनेजुएला और ईरान से हटाना चाहिए, ताकि जो आर्टिफिशियल जो इन्फ्लेशन कर रहे हैं बाकी ओपेक कंट्री, उसको रिमूवल किया जा सके। नेक्स्ट चीज़ है ब्रिंग पेट्रोलियम अंडर जीएसटी। हाँ, ये चीज़ है कि अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर जो पेट्रोलियम है जो लिकर है वो नहीं आता। इसलिए आपने देखा होगा कि जब रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम आने लगा था, तब इंडिया गवर्नमेंट ने जो लिकर की शॉप है उसको ओपन कर दिया था, क्योंकि जो मेन रेवेन्यू तो उधर से आता है। तो अगर जीएसटी के अंडर हम लोग पेट्रोलियम को ले आएँ तो ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है, ये जो एक्साइज ड्यूटी, ये लगेगा नहीं। तो ऑल ओवर इंडिया में हर जगह आपको पेट्रोल और डीजल का प्राइस एकदम मतलब करीब करीब पूरे भारतवर्ष में समान हो जाएगा। 1-2 रुपये इधर उधर हो सकते हैं, बट वही अगर 80 रुपये में अगर आपको मध्य प्रदेश में मिल रहा है, तो आपको केरला में भी करीब करीब 78 से 83 के रुपये में मिल जाएगा। तो ये हैं उसके 4-5 पॉइंट्स। तो गाइज़, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो ऐसे और भी वीडियो मैं आगे भी लेके आता रहूँगा, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे। सो गाइज़, थैंक यू। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपको जो एक मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को कि हेडक्वार्टर, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, उसको कमेंट करें। और आपको आगे जो वीडियो चाहिए उसको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।